नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा MST 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पहला जो प्रश्न है चैप्टर 8 से है, प्राण तत्व के आधार पर महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में जानेंगे। तो उत्तर देखते हैं। प्राण तत्व यानी हवा, प्राण तत्व यानी हवा के आधार पर। तो प्राण का अर्थ है हवा, यानी बोलते हैं ना प्राण उड़ गए, यानी जब वायु हमारे शरीर में जाना बंद हो जाता है या आना जाना बंद होता है तो प्राण उड़ गए बोलते हैं। तो प्राण का अर्थ यहाँ पर हवा है। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है और वे कम शक्ति से बाहर निकलती है। कुछ ध्वनि के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है और वो कम शक्तियों से बाहर निकलती है। इसके विपरीत कुछ ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है और वे अधिक शक्ति से बाहर निकलती है। इस आधार पर व्यंजन को दो भाषा में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और एक है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन देखते हैं। इनके उच्चारण के समय हवा की मात्रा कम होती है तथा वह कम शक्ति से बाहर आती है और समय भी कम लगता है। हिंदी में पहला, तीसरा और पांचवा देखते हैं। क, ग, व, च, ज, न, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ण्य अल्प प्राण व्यंजन है। यहाँ पर हवा जो है, हवा की शक्ति जो है कम लगती है। महाप्राण देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है तथा वह अधिक शक्ति से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में अधिक समय भी लगता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी में है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, न, मह महाप्राण व्यंजन है। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यंजन स्थानीकृत होती है, व्यंजन स्वर की सहायता से लेकर उच्चारित होती है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 7 में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें अंतर स्पष्ट करना है? मातृभाषा और संपर्क भाषा। मातृभाषा और संपर्क भाषा को हमें स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। मातृभाषा और संपर्क भाषा को देखते हैं। मातृभाषा और संपर्क भाषा। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में स्थापना प्राप्त है। यानी जो भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है और इसी को ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा भी कहते हैं और संपर्क भाषा भी कहते हैं और संपर्क भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग अत्यंत व्यापक स्तर पर होता है। यह विश्व में भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में राष्ट्र की पहचान सुरक्षित करती है। तो देश की आज़ादी के स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष की भाषा रही है। राष्ट्र निर्माण के रूप में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। अतः हिंदी भाषा की प्रयुक्तिपरक अथवा प्रयोजनमूलक उपलब्धियां राष्ट्रीय संदर्भ में ही विस्तृत हो सकती है। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ 3 है। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका व्यवहार पूरे देश अथवा देश के बहुत बड़े भाग में किया जाता हो और जिसे देश की अधिकांश जनता बोल या समझ सकती हो। उसके बाद देखते हैं। साथ ही देश के लोग जिस भाषा के साथ अपनी प्रतिष्ठा, भावना और निष्ठा जोड़ते हैं वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है।
राष्ट्रभाषा के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताओं ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वदेशी भाषा की आवश्यकता महसूस की जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अतः महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। विश्व के कई देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा व्यवहृत है। भारत के संदर्भ में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के महत्ता एवं उनके प्रयोग के कारण वो सार्थक नहीं है। भारत में सदियों से विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य होता रहा है। फलस्वरूप यहाँ भाषात्मक विविधता एवं उनकी महत्ता अनिवार्य हो गई है। संपर्क भाषा हिंदी के बारे में हम जानते हैं। संपर्क भाषा शब्द अंग्रेजी शब्द लिंग्वा फ्रेंच के रूप में व्यवहृत होता है। दो व्यक्तियों के बीच ऐसी भाषा जो उनमें संप्रेषण का कार्य करे। जहाँ दो भिन्न भाषा प्रयुक्ता हो तो संप्रेषण की भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है क्योंकि यह विभिन्न भाषियों के रूप में संपर्क को कायम करती है। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही पूरे देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप में राजभाषा के रूप में हिंदी राजकाज के व्यवहार में विभिन्न भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। विभिन्न भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। वह सरकार की राजभाषा भी है तथा सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा भी है। इस तरह तीन रूपों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है क्योंकि इन तीनों में अंतः संबंध है। राष्ट्रभाषा संपन्न स्वीकृति भाषा होती है जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषा घोषित की जाती है तथा संपर्क भाषा का विकास प्रयुक्ता के स्वैच्छिक आधार पर निर्धारित होता है जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। संपर्क भाषा ही जब जन स्वीकृति पा लेती है तो राष्ट्रभाषा का दर्जा पा लेती है। इसको लाठी के जोर से राष्ट्रभाषा बनाने का काम नहीं किया जा सकता है। विकसित देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि इस दृष्टि से भारत में भी समृद्ध देश है जहाँ हिंदी ही तीनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा तीनों ही है किंतु हिंदी को आज भी संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अतः निकट भविष्य में ही की गतिशीलता एवं प्रयोजन मूलकता उसे राष्ट्रभाषा है नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अन्य भाषाओं के साथ जोरदार उपस्थित दिलवाएगी। तो इस तरह से हमने राष्ट्रभाषा और हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के बारे में जाना, पढ़ा। बहुत ही सहज है, सरल है। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है चैप्टर 7 से ही टिप्पणियाँ लिखिए और भाषा है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसे समझते पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, पत्र व्यवहार आदि का माध्यम होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जो भाषा विचार विनिमय, पत्र व्यवहार आदि का माध्यम होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग प्राय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों,
में होता है जहाँ विविध राष्ट्र के विविध भाषा भाषी प्रतिनिधि एकत्र होते हैं। वहाँ पारस्परिक विचार विनिमय के लिए किसी एक ऐसी परिनिष्ठता भाषा का प्रयोग किया जाता है जो अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित होती है। हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय रूप में विवेचन उपयुक्त आधार पर न करके प्रयोक्ता बहुल के रूप में करना अधिक उपयोग होगा। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की छवि अपनी उत्कर्ष पर है। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी भाषा भाषी लोग उपनिवेशिक भारत में भी विस्थापित होकर चले गए थे और आज अपनी भाषीय असीमता को सुरक्षित एवं संरक्षित कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, जापान आदि देशों में व्यावसायिक रोजगार तथा शिक्षा के लिए अनेक भारतीय रहे हैं तथा अपनी जातीय संस्कृति रूपी भाषा को भी जीवित एवं पोषित कर रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हिंदी की ख्याति इससे भी है कि अभी तक 5 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं जो सिंगापुर, न्यूयॉर्क और आदि जगह पर हुई है। भारत में केवल एक बार हुआ है। कहने का मतलब है यूएनओ की भाषा में हिंदी को शामिल करने की मांग उठ रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधन किया था। यहाँ तक कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी हिंदी में नमस्कार किया। आज विदेशी कंपनियों भारतीय बाजार में निवेश के लिए हिंदी का ही सहारा ले रही है। अतः हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब हम चैप्टर 18 के कुछ टिप्पणियाँ देखेंगे। भाषा दोष। तो चैप्टर 18 टिप्पणी लिखिए भाषा दोष। भाषा दोष का जो उत्तर हम पढ़ते हैं, ये छोटी सी टिप्पणी है, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो भाषा दोष यानी त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि का सामान्य अर्थ तो कमी, अपूर्णता, भूल चूक आदि है, किंतु इधर कुछ वर्षों से भाषा इतिहास शिक्षण में त्रुटि का प्रयोग भाषा के बोलने या लिखने में होने वाली ऐसी अशुद्धियों के लिए होने लगा है जो चूक की तरह ना तो असावधानी या जल्दी आदि के कारण हो जाती है, ना भूल की तरह फूटकर रूप में अज्ञान, अनिश्चय या अतिशोधन से जनित होती है। ये ऐसी अशुद्धियाँ होती है जो व्यवस्थाबद्ध और नियमित होती है। दरअसल बच्चा जब मातृभाषा बोलने और सीखने शुरू करता है तो प्रारंभ में तो उसे त्रुटियाँ होती है, मुख्यतः अति सामान्यीकरण तथा नियमों उपनियमों के अज्ञान के कारण उसमें भाषा दोष आ जाता है। लेकिन उम्र बड़ी होने पर तथा भाषा सीख लेने पर ये त्रुटियाँ प्राय बहुत कम होती है। साथ ही यदि मातृभाषा सच्चे अर्थों में मातृभाषा है तो भाषिक व्याघात का ही प्रश्न नहीं उठता है, अतः त्रुटियाँ होने की संभावना और भी कम हो जाती है। इसके विपरीत अन्य भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बहुत अधिक होती हैं, जिनका कारण अति सामान्यीकरण, नियमों उपनियमों का अज्ञान तथा मातृभाषा द्वारा उपस्थित व्याघात होता है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीखने वाले के बीच में निम्नलिखित भाषा दोष या त्रुटियाँ हो सकती हैं। ध्वनि स्तर पर होने वाली त्रुटियाँ या व्याघात जनित प्राय देखने को मिलता है कि विभिन्न बोली भाषी मानक हिंदी बोलने में गलती करते हैं। अशुद्ध और शुद्ध के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे शहर, यहाँ पर शहर देखिए स अलग है और शहर, भाषा, शोर और शोर। इसी प्रकार जिन बोलियों में ण नहीं है तथा उसके स्थान पर न हो है तो उनको बोलने में ण के स्थान पर न बोलते हैं। कर्ण माने कर्ण, प्राण यानी प्राण, रन यानी रण आदि इस प्रकार की अक्षमता व्याघात से ही उत्पन्न होता है। शब्द स्तर पर मानक हिंदी के प्रचलित शब्दों के स्थान पर बोलियों के प्रचलित शब्द के प्रयोग की गलतियाँ भी व्याघात के कारण बहुत मिलती है। जैसे भोजपुरी में दिखाना के स्थान पर लोकना, कूदना के स्थान पर छोकना। हरियाणीवासी चींटी के लिए कीड़ी, चींटा के लिए मकोड़ा आदि का प्रयोग करते हैं। रूप स्तर पर मुझे के स्थान पर मने का प्रयोग
मेनू का प्रयोग होता है। जैसे मेनू नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, यह क्षेत्रीय बोलचाल का व्याघात है। इसी प्रकार रोटी जल गई, रोटी सड़ गई अशुद्ध है। अति सामान्यीकरण जनित त्रुटियां जैसे किया में करा अशुद्ध है, किया को करा बोलते हैं। उसी तरह से आइएगा के सादृश्य में करिएगा अशुद्ध है। ताज़ा ताजी, ताजी सब्जी अशुद्ध है। जिंदा जिंदी आदि। बहुवचन में चंद्र बिंदु का प्रयोग आए पाए देखकर बहुत से लोग चाहिए का बहुवचन चाहिए, मुझे बहुत सी चीज़ें चाहिए बना लेते हैं, जबकि यह दोनों वचनों में चाहिए ही रहता है। मुहावरे के प्रयोग में मातृभाषा व्याघात उपस्थित करती है। जैसे हिंदी और मराठी में घी के दिए जलाना, तो मराठी में अन्यत्राचे दिए जलाने, इत्र के दिए जलाना। इस मुहावरे का प्रयोग करने में मराठी भाषा में त्रुटि कट जाती है। लोकयुक्ति आँख का अंधा नाम का नयन, आँख का अंधा नाम का नयन सुख के स्थान पर आँख का फूटा नाम है। पद्मलोचन, तो पद्मलोचन का प्रयोग अस्मि में प्रयोगकर्ता करते हैं। त्रुटियों को कुछ अन्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। रूपात्मक त्रुटियाँ मैंने उसके साथ जाना है, आप मेरे को मत समझाओ, यानी यहाँ पर मुझे होगा। प्रकार्यात्मक त्रुटियाँ जैसे लड़के से दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा, यहाँ में पाएगा होना चाहिए। बोधात्मक त्रुटियाँ, इस त्रुटि का संबंध भाषिक बोध एवं उसकी तर्कसंगत परिणति से है। यह संभव है कि विद्यार्थी को भाषिक संरचना का ठीक ज्ञान हो और व्याकरणिक दृष्टि से वह शुद्ध वाक्य की रचना करे, तो परंतु अपनी संचित अनुभव के आधार पर हम बोध के स्तर पर उन वाक्यों को स्वीकार न कर पाए। ऐसी त्रुटियाँ दो प्रकार की होती है। पहला है तथ्यपरक त्रुटि। रामायण की रचना हेमंत ने की है। त्रिभुज की 7 भुजाएं होती हैं, गंगा सिंधु नदी में जाकर मिलते, ये तथ्यपरक त्रुटियाँ हैं। तर्कपरक त्रुटियाँ क्या हैं? वो खेत को आग से छींचता है, उसने अनजाने में गोली चलाई। सामाजिक संदर्भ में त्रुटियाँ होती है। पति पत्नी से चलो सिनेमा देखने चलते हैं, नौकर मालकिन से चलो सिनेमा देखने चलते हैं, अशुद्ध है। आपको सूचित किया जाता है, मैं आपको सूचित करता हूँ, अशुद्ध है। निष्कर्ष यह है कि त्रुटि विश्लेषण का अन्य भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो त्रुटि के बारे में जाना, और उसके बाद हम चैप्टर 12 के कुछ टिप्पणी हैं, उसका नाम है अनेकार्थता। अनेकार्थता का मतलब क्या है? जिसके बहुत ही अर्थ निकलते हैं, उसको अनेकार्थता कहते हैं। तो अनेकार्थता के बारे में हम जानते हैं और पढ़ते हैं। प्रत्येक विकासशील भाषा में अनेकार्थता आ ही जाती है। अर्थ की अनेकता अथवा अर्थ के रूप में विविध प्रयोग भाषा के बीच सहज प्रक्रिया के रूप में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द अपनी नवीनतम अर्थ धारण करने के पश्चात भी पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता है, और ऐसी दशा में कभी कभी 3-4 अर्थ एक समय में चलते रहते हैं। जैसे अर्थ, धन, मतलब, कारण। अर्थ यानी धन है और अर्थ का अर्थ मतलब है और कारण भी है। अक्ष यानी आँख, सर्प ज्ञान, मंडल, रथ पहिया, आत्मा। खर यानी दुष्ट, गधा, तिनका एक राक्षस। गुरु यानी शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, भार इत्यादि। इस प्रकार नाम और रूप का ऐसा संबंध है कि नाम का प्रयोग विस्तृत रूप से अनेक रूपों के संदर्भ में होता रहता है। हिंदी में शब्द स्त्री में अनेकार्थता है। हिंदी में शब्दार्थ स्त्री में अनेकार्थता है। देखते हैं उसे। पहला है विरासत में मिली अनेकार्थता, यानी पहले से जो मिली है। हिंदी भाषा की विरासत संस्कृत का शब्द भंडार है, यानी विरासत से मिली यानी संस्कृत से मिली कुछ शब्द भंडार देखते हैं। हिंदी का शब्द भंडार संस्कृत यानी जो तत्सम है, देशज, विदेशी आदि शब्द से समृद्ध हुआ है। संस्कृत
में अनेकार्थता का समृद्ध संसार है जो हिंदी की विरासत में मिलती है। वैसे अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी हिंदी में समावेश हुआ है, जैसे अक्षर यानी ब्रह्मा विष्णु, आकार आदि, वर्ण शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या आदि, अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, राम का पोता या कुश का बेटा इत्यादि। तो कुछ ऐतिहासिक ध्वनि प्रक्रिया परिवर्तन और आदान के ध्वन्यक्य से उत्पन्न अनेकार्थ देखते हैं। हिंदी भाषा लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से प्रचलन में आई है। इसकी उत्पत्ति एक भाषिक विकास की प्रक्रिया है। संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश और हिंदी। इस प्रकार हिंदी तक आते आते अनेक ध्वनियों में उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से परिवर्तन हुए। कभी कभी इन ध्वनिया समूहों में ध्वनिकता की स्थिति आती है और ऐसे समय में अर्थ विस्तार हो जाता है तथा अनेकार्थता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि जगत यानी संसार, तत्समय, जगत यानी कुएं का चौतरा जो तद्भव है, नाई यानी हजाम, नाई यानी तरह तरह या समान, हल यानी शुद्ध व्यंजन तत्सम है, हल यानी खेत जोतने का औजार इत्यादि। हिंदी भाषा का नागत शब्द में भी ध्वन्यक्य की स्थिति आ जाती है। जैसे बस अब खत्म करें, बस यानी यात्री के परिवहन का साधन है। ग है नव शब्द निर्माण से उत्पन्न अनेकार्थता। आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के प्रसार ने शिक्षा के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अध्ययन अध्यापन के क्रम में हिंदी भाषा में भी अनेक प्रकार के नवीन शब्द का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका व्यवहार आज किसी नए अर्थ में होता है। जैसे मंत्री शब्द पहले मंत्रणा के अर्थ में था, आज मंत्रालय के रूप में मंत्री का अर्थ मिनिस्टर के रूप में है। ग हिंदी के प्रत्ययों के अनेकार्थी होने का कारण अनेकार्थता है। हिंदी में कभी कभी प्रत्यय के संयोग से निर्मित शब्द के अर्थ भी बहुलता के साथ उपलब्ध होते हैं। यह अनेकार्थता अनेक प्रत्यय की देन होती है। जैसे खिलाना का अर्थ खाने और खेलने दोनों से है। वह अनेकार्थता के कुछ अन्य स्रोत कई बार व्यक्ति किसी चीज़ की मांग उसके जातिवाचक शब्द से करता है, जहाँ अनेक अर्थ छिपे हो सकते हैं। जैसे वहाँ जानवर रहते हैं, जानवर से हिंस्र पशु का बोध भी होता है। यहाँ शेर, बाघ, चीता आदि जानवर के विशेष है। और वैसे ही खिलौना कहने से हाथी घोड़ा और सभी का बोध हो जाता है। इन शब्दों को अच्छा तक नाम भी कहते हैं। शब्द संयोग स्तर पर अनेकार्थता शब्द के संग से जब कई अर्थों की प्रतीति होती है तो उसे शब्द संयोग अनेकार्थता कहते हैं। जैसे अनुपयुक्त से उपयुक्त नहीं, अनुप प्लस युक्त, असरकारी यानी गैर सरकारी, असरकारी यानी असर करने वाला। यह संभंग श्लेष कहलाता है। संस्कृत में इस पर कई ग्रंथ है। अनेकार्थता की स्थिति में अर्थ विनिश्चय शब्द अनेकार्थी होते ही है। इस प्रकार के शब्द का अर्थ निश्चय उसका वाक्य में प्रयोग करने से होता है। अर्थ किसी शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोजनिक अर्थ कौन सा है, इसका विश्लेषण विद्वानों ने निम्न संदर्भों से लेने के लिए कहा है। संयोग, विप्रयोग, सहचार्य, विरोधिता, प्रयोजन, प्रकरण, लिंग, शब्द, सान्निध्य, समार्थ्य, औचित्य, देशकाल, व्यक्ति विशेष, स्वर इत्यादि। अतः संबंध का अर्थ इसके प्रतियुक्ति परक संदर्भों से निश्चित किया जा सकता है। जैसे मुझे क्रिकेट खिलाओगे, यहाँ खिलाना का अर्थ होता है, खाना भी होता है, लेकिन वाक्यगत प्रयोग से पता चलता है कि वह क्रिकेट के लिए कह रहा है जो कि खेलने से संबंधित है। तो अनेकार्थता को आपको समझ में आया। तो अनेकार्थता कैसे हो सकती है? विरासत से मिली अनेकार्थता है
जो कि हमें संस्कृत से मिली है, और एक ऐतिहासिक ध्वनि प्रक्रिया से मिली है, जैसे संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश से है ना। जगत का अर्थ है संसार, या जगत का अर्थ है कुएं का चौतरा। और नव शब्द निर्माण से भी उत्पन्न होती है। हिंदी के प्रत्ययों के अनेकार्थी होने के कारण होते हैं। अनेकार्थ में कुछ अन्य सूत्र यानी सूत्र से मिलते हैं, और अनेकार्थ की स्थिति में अर्थ विनिश्चयता, इस तरह से अनेकार्थी शब्द के बारे में हमने जाना। इसे पढ़िए समझिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप सब्सक्राइबर है फिर भी आप अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे बहुत सारे सब्सक्राइबर बन सके। और इस तरह से आपका प्यार और साथ मुझे दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।